Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. क्यूबा में भी लगता है अब अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यूबा वन ऑफ द लास्ट स्टैंडिंग कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। अब तो चाइना को भी आप कम्युनिस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि उसकी इकोनॉमी भी ओपन है थ्रू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। रशिया हैज़ ओलिगार्क्स। अगर आपको दो बहुत क्लोज्ड गार्डेड कम्युनिस्ट कंट्रीज का नाम सोचना हो तो उसमें एक आपको नॉर्थ कोरिया याद आता है और एक क्यूबा। क्यूबा एक ऐसी कंट्री जो यूएस का पड़ोसी है और यूएस का पड़ोसी होते हुए भी एक कम्युनिस्ट नेशन बना रहा है और इसकी वजह से यूएस ने लगातार उसको सैंक्शंस में रखा था। अब ऐसा क्या हो गया कि क्यूबा को भी अब अपनी इकोनॉमी ओपन करनी पड़ रही है। नाउ इट्स द क्यूबा इज ऑल्सो ओपनिंग द इकोनॉमी। कि क्या कैपिटलिज्म ही सैल्वेशन है, इसके बारे में बात करते हैं और आपको बहुत सारे पैरेलल्स दिखाई देंगे इंडिया के 1990 के बीओपी क्राइसिस के बाद इंडिया की ओपन होती हुई इकोनॉमी में और क्यूबा की ओपन होती हुई इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो सॉल्यूशंस हैं, आपको एकदम ऐसा याद आएगा कि 1990s का इंडिया चल रहा है। तो चलो बात करते हैं इसी बारे में। मेरा नाम है ऋषभ, आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शन फैकल्टी। बात करते हैं व्हाई इज क्यूबा ओपनिंग अप इट्स इकोनॉमी। तो सबसे पहली बात आप सोचो कि क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी 176 से ज़्यादा फ्री मार्केट रिफॉर्म्स लेके आ रही है और ये एक इमरजेंसी इकोनॉमिक पैकेज का पार्ट है। याद करो 1991 में इंडिया में भी इमरजेंसी इकोनॉमिक पैकेज ही था जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आई थी। पहली बार प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया जाएगा ताकि स्टेट का मोनोपोली खत्म हो। कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। फुल फॉरेन ओनरशिप अलाउ की जा रही है क्योंकि इंडिया में याद करो 1990 के पहले 40% से ज़्यादा अलाउड ही नहीं था फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट। तो फुल फॉरेन ओनरशिप यानी फुल एफडीआई अलाउ हो रहा है। प्राइवेट रियल एस्टेट बूम की बात हो रही है क्योंकि पहले सब कुछ पब्लिक सेक्टर बेस्ड था, तो प्राइवेट डेवलपमेंट अब रियल एस्टेट में परमिटेड किया जा रहा है और स्टेट की प्रॉपर्टी को भी क्यूबन्स अब्रॉड या फॉरेन इन्वेस्टर को बेच सकते हैं क्योंकि जनरली कम्युनिस्ट इकोनॉमीज में लैंड इज अंडर द ओनरशिप ऑफ स्टेट। ठीक है। और स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस का भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी 2000 से ज़्यादा स्टेट फर्म, याद करो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम थी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिसको हम बोलते थे, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को भी अब वो पब्लिक शेयर कंपनीज और वेजेस और बेसिकली प्रॉफिट्स की बात कर रहे होंगे और प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी आएंगी। आप देखो बिग प्राइवेट बिजनेसेस। अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्यूबा के साथ ये है कि वो यूएसए का पड़ोसी है, तो यूएसए के जो भर भर के प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है अब वो क्यूबा आ सकते हैं क्योंकि देखो यूएस भी ऐसी जगहें खोज रहा है जहां उसको चीप लेबर और चीप लैंड मिल जाए और क्यूबा से ज़्यादा पास जगह उसको और कोई नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स यहाँ पे लीगली ओन कर सकते हैं, मल्टीपल फर्म्स को रन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कम्युनिस्ट क्यूबा में सोच नहीं सकते थे। एक ऐसा देश जहाँ पे राशन की लाइनें लगती हैं, जो कंट्रोल शॉप्स जैसे पहले इंडिया में होते थे, कभी अपने घर वालों से पूछना, कम्युनिटी शॉप्स होते थे जहाँ पे नमक, चीनी, ब्रेड, ये आटा, ये सब मिलता था। वो हालत क्यूबा में अभी तक थी 2020-23 से 23 तक। अब जाके ये ओपन होने वाला है, ओपन मार्केट होने वाले हैं। क्यूबा की वर्स्ट क्राइसिस है 1990 से। 1990 में देखो बहुत सारी क्राइसिस आई थी क्योंकि ऑयल क्राइसिस चल रहा था, यूएसएसआर ब्रेक डाउन हो गया था, इंडिया को भी ओपन होना पड़ा था। स्टिल कोल्ड वॉर इस समय ख़त्म हो रहा था और तब भी यूएस का पड़ोसी होने के बाद भी क्यूबा वॉज अ कम्युनिस्ट कंट्री। लेकिन अब पैसे की इतनी किल्लत है और रिसोर्सेज की किल्लत है क्योंकि यूएस ने लगातार क्यूबा के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, तो ब्लैकआउट्स होना शुरू हो गए हैं क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। मास एक्सोडस मतलब लोग क्यूबा छोड़ के जा रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन है क्योंकि सप्लाई शॉर्टेजेस हैं। एम्प्टी शेल्फ्स हैं क्योंकि सप्लाई शॉर्टेजेस हैं और इसकी वजह से सिस्टम कोलैप्स हुआ है। तो जब भी सप्लाई साइड शॉर्टेजेस होते हैं, एडवर्ड सप्लाई साइड शॉर्टेजेस, तब भाई मॉनेटरी पॉलिसी से इसको कंट्रोल करना या फिजिकल पॉलिसी से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप देखो कि 10% जीडीपी है। अब जनरली आप ग्रोथ देखते हो कंट्रीज में, 2018 के बाद से 2026 में 10% जीडीपी गिरी है क्यूबा में। 1 मिलियन से ज़्यादा क्यूबन्स छोड़ के देश जा चुके हैं 2022 से। अगर आप देखो 3-4 साल में 10 लाख से ज़्यादा लोग देश छोड़ के जा रहे हैं। जैसे इंडिया में भी एक्सोडस चल रहा है, लेकिन वहाँ तो और भी ज़्यादा है। इंडिया में तो कम से कम 140 करोड़ लोग हैं, उसमें से 10 लाख लोग जा रहे होंगे। वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तब भी 10 लाख लोग 4 साल में जा चुके हैं।
20 आवर्स से ज़्यादा डेली ब्लैकआउट हो चुके हैं। एक समय जब पुराने ज़माने में भारत को देखोगे, जब कोल की कमी थी एट्सेट्रा, तो इंडिया में भी बहुत लाइट जाती थी। अब कोल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो अब कम से कम बिजली जाने का किल्लत कम हो गया है। ठीक है, और प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ भी देखोगे तो बमुश्किल 2% दिखाई दे रहा है, यानी रिकवरी के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे क्यूबा की सरकार को। तो अब करना क्या है, करना वही पड़ेगा कि हमें ओपन तो करना ही पड़ेगा। तो देखो, इंटरनल फेलियर्स तो है ही, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर्स भी था। इंडिया के ऊपर भी एक्सटर्नल प्रेशर था। हम जस्ट एक पैरेलल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटरनल फेलियर्स क्या क्या है? सेंट्रलाइज प्लानिंग इकोनॉमी था, स्टेट डोमिनेंस ज़्यादा था, और स्टेट डोमिनेंस की वजह से क्योंकि कंपटीशन कम था तो इनोवेशन नहीं था क्यूबन इकोनॉमी में, तो क्रोनिकली लो प्रोडक्टिविटी थी। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा, लाइसेंस राज वहाँ भी था, पॉलिसी इनकंसिस्टेंट, कभी कोई टैक्स कभी कोई टैक्स, जिसकी वजह से रिफॉर्म्स कभी कंप्लीट होते ही नहीं थे। ठीक है, पॉपुलिस्ट रिफॉर्म चलते रहते थे। अंडर इन्वेस्टमेंट, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, अंडर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज नहीं बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, तो ऑब्वियसली जॉब्स नहीं है। रेजिस्टेंस था किसका? पॉलिटिकल रेजिस्टेंस था, आइडियोलॉजिकल रेजिस्टेंस था। किसके बारे में? डीपर मार्केट रिफॉर्म्स के बारे में। क्यों? बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजिकल रीजंस। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब कम्युनिस्ट पार्टी के आइडियोलॉजिकल रीजंस थे। 2021 में कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म्स हुए भी, बट उस मॉनेटरी रिफॉर्म्स की वजह से हुआ क्या? मॉनेटरी रिफॉर्म्स जब भी होते हैं और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया जाता, कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर खराब है, बस उसमें हम पैसा बढ़ा रहे हैं, लोगों के हाथ में पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा तो आ गया, लेकिन आप सप्लाईज बढ़ा नहीं पाए, तो इन्फ्लेशन आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हुई। और उसकी वजह से हुआ ब्रेन ड्रेन, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जॉब्स नहीं है, महंगाई बढ़ते जा रही है, तो जो लोग पढ़ लिख पा रहे थे वो क्यूबा छोड़ के जाने लगे, यूएस जाने लगे, मैक्सिको जाने लगे, दूसरे देशों में जाने लगे जहाँ उनको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। उसके अलावा देखो, ये तो इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरस्ट्रक्चर इशू। एक्सटर्नल प्रेशर ये है कि यूएस का एम्बार्गो पिछले 60 साल से क्यूबा के ऊपर है, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा से क्यूबा ने कम्युनिस्ट साइड चूज़ की, यूएसएसआर की साइड चूज़ की, इसीलिए यूएस ने परमानेंटली बैन लगाया हुआ है। ठीक, अब भी देखोगे अगर, तो क्यूबा में जो कार चलती है ना, वो 1960s में जब यूएस क्यूबा के रिलेशन ठीक ठाक थे तब की कार है, जो यूएस से एक्सपोर्ट होती थी क्यूबा में। उसके बाद यूएस ने एक्सपोर्ट बंद कर दिया कार्स का। उसके बाद सोवियत सब्सिडीज बंद हो गई, क्योंकि 1991 में क्या हुआ? कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ब्रेकडाउन हो गया यूएसएसआर का, पैसा बचा नहीं यूएसएसआर के पास, यूएसएसआर ही नहीं बचा तो पैसा क्या बचेगा? तो वहां से जो आता था आपको फंड्स, जैसे इंडिया के पास भी आता था, वो भी बंद हो गया। वेनेजुएला का भी कोलैप्स हो गया। और वेनेजुएला भी एक कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन वेनेजुएला के पास एक और खासियत है, उनके पास ऑयल है, क्यूबा के पास ऑयल भी नहीं है। वेनेजुएला के पास सबसे बड़ी ऑयल शिपमेंट है। अब सोचो वेनेजुएला के साथ यूएस क्या किया? वेनेजुएला गए और वहां के प्रेसिडेंट को उठा के ले आए। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ? जो सस्ता तेल मिल रहा था क्यूबा को थ्रू वेनेजुएला, वेनेजुएला भी कम्युनिस्ट, क्यूबा भी कम्युनिस्ट, अब वेनेजुएला की ऑयल को क्योंकि यूएस कंट्रोल कर रहा है, तो सस्ता तेल भी मिलना बंद हो गया। सस्ता तेल नहीं मिलेगा तो बिजली कहाँ से बनेगी? जिसकी वजह से यूएस का ब्लॉकेड जो है वो बढ़ता गया 2026 में। क्यों? क्योंकि वेनेजुएला से कोई भी तेल निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यूएस के कंट्रोल में आ गया। प्रेसिडेंट को तो वो लोग किडनैप कर लिए। तो 2026 में एनर्जी क्राइसिस और बढ़ गया, और कोविड-19 के बाद से क्यूबा का जो टूरिज्म है वो ऑलमोस्ट शटडाउन स्टेज पे जा चुका है। प्लस देयर आर रिपीटेड हरिकेन्स, और क्योंकि आइलैंड नेशन है, आइलैंड नेशन हमेशा डिपेंडेंट होता है मेजर कोर इकोनॉमीज के ऊपर। सबसे बड़ी कोर इकोनॉमी है यूएस, जो इसका पड़ोसी है क्यूबा का, लेकिन उनका रेजिस्टेंट रहा है कि भाई वो कैपिटलिस्ट हैं तो हम नहीं करेंगे ये वो। अब वो ख़त्म हो गया। तो ये है आपका स्टोरी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का। फेलियर हुआ है, स्ट्रक्चरल इकोनॉमी का फेलियर है, और उसकी वजह और एक्सटर्नल प्रेशर होने की वजह से अब इकोनॉमी ओपन करनी पड़ रही है। तो रिफॉर्म्स के बारे में समझते हैं, बट उससे पहले लेट मी रिमाइंड यू, आवर इकोनॉमिक्स ऑप्शनल क्लासेस बैच स्टार्ट हो रहा है 24 से। अगर अभी तक एडमिशन नहीं लिए हो और प्रीलिम्स के पहले अपनी इकोनॉमिक्स की तैयारी पूरी करना चाहते हो, ताकि इकोनॉमिक्स ऑप्शनल आपको 300 प्लस दे आपके ऑप्शनल में, आपका जीएस पेपर 3 में नंबर बढ़ाए, और साथ ही साथ आपको प्रीलिम्स में हेल्प करे, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर कहीं से आता है तो इकोनॉमिक्स से आता है। हर बार कम से कम 1/4 ऑफ द पेपर इज इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड सब्जेक्ट्स। तो अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, क्योंकि प्रीलिम्स टफ होते जा रहा है, तो इकोनॉमिक्स आपका आखिरी उम्मीद है। तो आपको अपना जीएस और ऑप्शनल एक साथ कंप्लीट करना है,
तो गो फॉर द इकोनॉमिक्स ऑप्शन 24 तारीख से बैच शुरू हो रहा है। आपका इकोनॉमी जीएस भी कवर हो जाएगा, आपका इकोनॉमी ऑप्शन भी कवर हो जाएगा, तो वेट क्यों कर रहे हो, गो फॉर द प्लैटिनम बैच, क्योंकि आपको मेंटरशिप मिलेगा, आपको मिलेगा एडवांस लेवल टेस्ट सीरीज जो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और आपकी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेगा। और भी अगर कोई डाउट है तो गो फाइंड मी ऑन हिप्पोनॉमिक्स टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे, और राइट टू मी ऑन studyIQ.com। कोई भी डाउट है आपको सब्जेक्ट रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, रीच आउट टू मी फ्रीली। ओके, तो अब बात करते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहली बात, प्राइवेट बैंक्स को अलाउ किया गया है। पहली बार रियल स्टेट का लिबरलाइजेशन है, यानी प्राइवेट सेक्टर को अब रियल स्टेट डेवलपमेंट में अलाउ किया गया है। स्टेट इंटरप्राइजेस को क्या किया जा रहा है, कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है, मतलब इसको अब पब्लिकली ट्रेड किया जाएगा, यानी कि प्राइवेट सेक्टर अब ओन कर सकता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को। ओन करने का मतलब शेयर्स खरीद सकता है। एफडीआई एंड डायस्पोरा ओपनिंग, मतलब फुल फॉरेन ओनरशिप को अलाउ किया जा रहा है, हम लोग बात किए हैं। प्राइवेट सेक्टर को स्केल अप किया जाएगा, यानी कि 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आप हायर कर सकते हैं। याद करो इंडिया में भी ये प्रॉब्लम थी, 1969 में एक एक्ट आया था MRTP एक्ट, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये MRTP एक्ट भी इंडिया की प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बड़ा होने से रोकता था। सिमिलैरिटीज देखो कि हर बार जाके सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट इकोनॉमीज या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज कम से कम इकोनॉमी में एक ही जगह जाके फंसती है। हम ये नहीं कह रहे कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है, कैपिटलिज्म के अपने इश्यूज हैं, कैपिटलिज्म डिस्ट्रीब्यूशन में भरोसा नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, जैसे यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस है, फुल फ्री मार्केट है, लेकिन उनके इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग है, इनकरप्टेबल हैं, अच्छे हैं, तो उसकी वजह से जो उनके जनरल सिटीजन्स हैं उनको भी राइट्स, उन पे वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है बनिस्बत अमेरिका की। तो कैपिटलिज्म अच्छा तब होता है जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग और इनकरप्टेबल है। पब्लिक सेक्टर कम्युनिज्म या सोशलिज्म में दिक्कत यह है कि इंस्टीट्यूशंस के पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती है कि वो करप्ट हो जाते हैं। अगर आपको इनकरप्टेबल रखना है तो ना प्राइवेट सेक्टर के पास एक हद से ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ना पब्लिक सेक्टर के पास एक हद से ज़्यादा पावर होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए सिटीजन्स के पास। और यूरोप ये करके दिखाया है, ना प्राइवेट इंटरप्राइजेस के पास बहुत ज़्यादा पावर है, ना पब्लिक इंटरप्राइजेस के पास बहुत ज़्यादा पावर है। एक बैलेंस मेंटेन होता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर सेंट्रिक काम आपको यूरोप में ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो इंडिया को भी ये सीखने की ज़रूरत है। ब्रॉडर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी की, तो स्टेट का रोल कम किया जा रहा है, जैसे 1991 में इंडिया में किया गया था। स्टेट को कम करके, स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस को कम करके प्राइवेट सेक्टर के लिए सब कुछ ओपन किया जा रहा है। इसीलिए वेजेस, प्राइसेस और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से, अपनी प्रॉफिट के हिसाब से, अपने रेवेन्यू के हिसाब से चेंजेस ला सकता है। ऐसे ही 176 रिफॉर्म्स किए गए हैं इन 6 मेजर सेक्टर से। बेसिकली प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया गया है अब क्यूबा को, ठीक। कहाँ से सीखा? चाइना से सीखा, वियतनाम से सीखा, क्योंकि चाइना और वियतनाम दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्री हैं, तो कम्युनिस्ट वर्सेस कम्युनिस्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो चाइना ने 1978 में, जब वहाँ के प्रीमियर थे डेन जाओपिंग, वहाँ पे रिफॉर्म्स लाए, और वियतनाम ने टोय मोरी के समय में 1986 में रिफॉर्म शुरू किया, और दोनों ही कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, कुछ भी कोई प्राइवेट सेक्टर इंटरवेंशन नहीं चाहते थे। बट हाँ, इकोनॉमी ओपन करने से बोथ वियतनाम और चाइना दोनों को फायदा मिला, ठीक है। चाइना और वियतनाम दोनों ही एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थे पहले, क्योंकि गरीब नेशन हमेशा क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर से ही शुरू करता है। तो एक फार्मिंग इकोनॉमी या हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को चेंज किया, किससे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन से। यानी चलो पूरे चाइना में हम ये फ्री मार्केट की पॉलिसी नहीं लाएंगे, लेकिन जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन होंगे वहाँ पे फ्री मार्केट आइडियोलॉजी चलती है। अब ये ऐसी करते 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 लगभग पूरे चाइना को स्पेशल इकोनॉमिक जोन ही लगभग बना दिया गया। यानी सोशलिज्म रहेगा चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक वाला, बट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में सोशलिज्म या कम्युनिज्म वाले नियम कानून नहीं चलेंगे, ठीक है। इसकी वजह से हुआ सस्टेन्ड हाई ग्रोथ, और लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया, और सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास इस समय चाइना के अंदर है। वियतनाम की बात करें, वहाँ भी भूखमरी जैसी सिचुएशन, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन थी, और आज वो एशिया की वन ऑफ द टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। क्या किया गया? एग्रीकल्चर को सबसे पहले डिसेंट्रलाइज किया गया, क्योंकि अगेन एग्रीकल्चर बहुत बड़ा हिस्सा है इकोनॉमी का वियतनाम का। आज भी यहाँ भी कम्युनिज्म है तो सिंगल पार्टी सिस्टम है,
तो सिंगल पार्टी सिस्टम होने से क्या होता है, थोड़ा कभी कभी फास्टर एडॉप्शन होता है, ठीक है। तो फास्टर एडॉप्शन हुआ, इसीलिए चाइना प्लस वन पॉलिसी में एक जो बहुत बड़ा नाम निकल के आता है वो है वियतनाम। आज विनफास्ट नामक एक कंपनी है जो ईवी बनाती है, वो ग्लोबल सेंसेशन है, इवन इंडिया में भी अब वो कार्स बेच रही है। विनफास्ट की ही एक ईवी कार कंपनी शुरू हुई है कम से कम दिल्ली एनसीआर में, जो आपको कैब्स एंड टैक्सीज प्रोवाइड करेंगे चीपर रेट्स पे, चीपर देन ओला एंड उबर। कितनी बड़ी बात है ये। तो अब चाइना वियतनाम से सीखा है, ठीक है। और बेसिकली क्यों फोर्स किया गया, ये चेंज क्यों आया है, क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस था, एक्सटर्नल प्रेशर्स था। और दूसरी बात, चाइना और वियतनाम की सक्सेस को देख के ये समझ में भी आया कि अगर इकोनॉमी को ओपन किया जाए स्ट्रैटेजिकली तो कम्युनिस्ट इकोनॉमीज भी आगे चल के बड़ा उलटफेर कर सकती हैं अपने जनता के लिए और जीडीपी के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छा है। और ये किसके अंडर में हो रहा है, तो रॉल कास्त्रो के अंडर में हो रहा है। रॉल कास्त्रो जो इस समय चीफ है, द प्रीमियर ऑफ क्यूबा, ठीक है। इसके अलावा डायस्पोरा यानी क्यूबन डायस्पोरा के पास भी एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वो अगर फॉरेन में कमा रहे हैं तो क्यूबा में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फॉरेन करेंसी को, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ले आएंगे अगर डायस्पोरा। और जब क्यूबा ग्रो करेगा, क्योंकि जब भी इकोनॉमी ग्रो, जिसका बेस कम है वो ग्रो ज़्यादा तेज़ी से करता है, और क्यूबा के पास पूरे एडवांटेजेस है। अगर वो यूएस के साथ अलाइन करेगा तो यूएस उसको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा। तो लीडरशिप, प्रैग्मेटिक लीडरशिप एक आई है कि वो जो एज लॉन्ग एक आइडियोलॉजिकल बंधन था, कम्युनिज्म का आइडियोलॉजिकल बंधन, क्यूबा अब उसको तोड़ के आगे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूएस के साथ टॉक्स अच्छे हुए हैं। तो देखो, जैसे यूएस से टॉक्स अच्छे होंगे तो वेनेजुएला से जो ऑयल मिलता था वो चीप ऑयल दोबारा से मिलने लगेगा। तो विन विन तो है ही, कम से कम सप्लाई साइड इश्यूज तो ठीक होने ही लगेंगे। और पॉलिसी चेंजेस की वजह से एक हाई ग्रोथ डिकेड देख सकता है क्यूबा। इसीलिए जो डायस्पोरा बाहर गई है कमाने के लिए, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है अपने इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल 10 टाइम्स करने का क्यूबा में इन्वेस्ट करके, ठीक है। अब रिस्क वर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ की अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन गैप वही है, क्योंकि स्टेट इतना पावरफुल है तो इसी वजह से ब्यूरोक्रेटिक करप्शन वाला प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल है, जैसे इंडिया में लाइसेंस राज वाली वजह से। प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस वीक है। इंडिया में जैसे प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है तो जिसकी लाठी उसकी भैंस चलता रहता है, जो मजबूत है वो अपना काम कर निकाल के ले जाता है। अगर इंस्टीट्यूशंस अच्छे होते तो जो आम जनता है उसको भी डर से जीना नहीं पड़ता। उसी तरह इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है क्यूबा में, कम्युनिस्ट नेशन होने के बाद भी इनइक्वालिटी बढ़ी हुई है। एलीट कैप्चर का रिस्क है, क्योंकि एलीट कैप्चर, हर एक गरीब इकोनॉमी अगर उसमें इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं हैं तो जिनके पास पावर है, जैसे पाकिस्तान को देखो, पावर आर्मी के पास है, तो आर्मी के जितने संस्थान हैं या आर्मी के जो लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, वो और पावरफुल होते जा रहे हैं। एलीट कैप्चर कर रहा है ग्रोथ और वो आम जनता तक नहीं पहुंचता। क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको। यूएस का सैंक्शन अब भी प्लेस में है। अगर यूएस का सैंक्शन रहता है, ठीक है, यानी क्यूबा और यूएस का रिलेशन ठीक नहीं होता तो वियतनाम और चाइना जैसा फुल बेनिफिट नहीं दिखेगा। ब्रेन ड्रेन अब भी कंटिन्यू हो सकता है कि क्यूबा को हाई ग्रोथ इकोनॉमी होने में टाइम लगेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है करप्ट ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि जैसे ही पैसा आएगा तो सबसे पहले पैसा पे हाथ किसका लगता है, ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल पार्टीज का, नेताओं का। तो वो वाली प्रॉब्लम क्यूबा में आ सकती है। अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, एफिशिएंसी गेन्स तो होंगे ही होंगे अगर यूएस के साथ सब कुछ ठीक रहा तो। लार्ज पोटेंशियल इन्फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब डायस्पोरा, जो क्यूबा के लोग फॉरेन में काम कर रहे हैं उनका भी कैपिटल आएगा और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। टूरिज्म का केस, एग्रीकल्चर का केस, सर्विसेज का केस जो क्यूबा का स्ट्रॉन्ग रहा है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, उसमें और पैसा आने की उम्मीद है। ग्रेजुअल ईजिंग ऑफ यूएस सैंक्शन, यानी यूएस के साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। और चाइना और वियतनाम की सक्सेस को मिरर कर सकता है क्यूबा अगर सही जगह डेवलपमेंट और डील्स, ट्रेड डील्स साइन करता है तो, क्योंकि पॉपुलेशन तो हाईली एजुकेटेड है ही और वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा रन करता है। इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए? इंडिया को सीखना चाहिए कि भाई रियल रिफॉर्म्स हमेशा क्राइसिस के बाद आते हैं, जो 1991 में हमारे पास आए थे। अब फिर हम थोड़ी सी क्राइसिस में तो है ही, इसीलिए प्रैग्मेटिक होना ज़्यादा ज़रूरी है आइडियोलॉजिकल होने से। प्रैग्मेटिक होने का क्या मतलब है कि जो भी डिमांड है मार्केट की उस हिसाब से रिफॉर्म लाया जाए, रादर देन ये देखने का कि अरे 2047 में हम अच्छे हो जाएंगे, 2035 में अच्छे हो जाएंगे।
हर बार 10 साल बाद का टारगेट देखना जरूरी नहीं है। शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स करके आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ला सकते हैं, एज सेड बाय जेएम केन्स। अगर आप सीक्वेंसिंग की बात करो, सही डायरेक्शन में बढ़ना जरूरी है और सही तेजी के साथ बढ़ना जरूरी है। आप हर जगह हाथ पैर नहीं मार सकते, लेकिन अगर आपको अपने पता है कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, तो पहले आप वहां वर्क कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इम्बैलेंस ग्रोथ थ्योरी। इंस्टीट्यूशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन पॉलिसीज। जैसे इंडिया में हर बात की एक योजना जरूर है, लेकिन इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है। अब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, करप्ट है, इनकरप्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो पॉलिसीज का एक्चुअल बेनिफिट या डिस्ट्रीब्यूशन आम जनता तक पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचता। तो अगर आपके इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं, जैसे जर्मनी का इंस्टीट्यूशन अच्छा है, यूरोप का इंस्टीट्यूशन इन जनरल अच्छा है, यूएस के इंस्टीट्यूशंस अच्छे हैं, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है, आम जनता फ्रीडम में रहती है, आम जनता के पास राइट्स ज़्यादा है, उनको दब के नहीं रहना पड़ता सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से। वो जिसकी लाठी उसकी भैंस की आइडियोलॉजी फॉलो नहीं करते, बिकॉज इंस्टीट्यूशंस इज फेयर फॉर ऑल। उसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट की भी ज़रूरत है। मतलब हम एनवायरनमेंट के बारे में तो सोच ही रहे हैं, इस बारे में तो इंडिया अच्छा किया। 50% ऑफ आवर एनर्जी नीड्स इज थ्रू आवर रिन्यूएबल सोर्सेज, मोस्टली सोलर। और ह्यूमन कैपिटल आपका अल्टीमेट असेट है। इंडिया जिसकी मीडियन एज 29 साल है, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंट है, लेकिन अपने ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, उनके स्किल के अकॉर्डिंग नौकरी नहीं मिल रही है, क्योंकि इस देश में नौकरियों की कमी है। तो अगर हम अपने ह्यूमन कैपिटल को असेट की तरह नहीं देखते, तो आगे चल के यही ह्यूमन कैपिटल हमारे देश के ऊपर एक बर्डन बन जाएगा, क्योंकि बुढ़ापे में तो काम करेंगे नहीं, जब जवानी में काम मिला नहीं तो बुढ़ापे में तो काम करेंगे नहीं, और फिर वो बुढ़ापा स्टेट के ऊपर ही बर्डन बन जाएगा। तो अगर आप आज एम्प्लॉयमेंट देने में इन्वेस्ट नहीं करते, तो कल ये अनएम्प्लॉयड जॉबलेस यूथ एक ऐसा ओल्ड एज प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन लेके आएंगे कि 2047 तक हम सबको डायरेक्ट बेनिफिट फ्री का पेंशन ही देते रह जाएंगे, क्योंकि हमने जब जॉब देनी थी तो हम जॉब दे नहीं पाए। तो इंस्टीट्यूशंस को तगड़ा होना ज़रूरी है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और जॉब क्रिएट करना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होता तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ही वन साइडेड होकर रह जाएगी। तो अब होगा क्या? तो तीन ही चीज़ हो सकती है क्यूबा के साथ, कि वियतनाम जैसा सक्सेस मिल जाए, थोड़ा स्लो रहे, एक अनइवन इम्प्रूवमेंट रहे इंडिया जैसा, या फिर रिफॉर्म्स रुकने की वजह से, मान लो हो सकता है कि वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी हो जाए कि रिफॉर्म्स रुक जाएं, तो हो सकता है कि फिर एक पेसिमिस्टिक अप्रोच भी देखा जा सकता है। यही तीन चीज़ हो सकती है, या तो वियतनाम जैसा ग्रो कर जाएंगे, या ग्रो नहीं करेंगे। कुछ एलिट्स, जैसे अफ्रीका है, अफ्रीकन नेशंस में एलिट्स ने पावर कैप्चर की हुई। अब वो पावर, जैसे पाकिस्तान है, एलिट्स ने पावर कैप्चर की हुई है, तो कुछ लोग तो अमीर हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो पूरी जनता है, 90-95% जनता, उसका हाल वही रहेगा, गरीबी वाला। और तीसरा ये हो सकता है कि रिफॉर्म्स काम ही ना करे, क्योंकि इंटरनल एक ब्रेकडाउन हो जाए। बट वी होप कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। यूएस के बगल में होने का एक फ़ायदा तो क्यूबा को मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो सिंपल क्यूबा 5 पॉइंट यही है कि सबसे भयंकर रिफॉर्म्स 1959 के बाद आज क्यूबा में देखे जा रहे हैं। पैकेज सिंपल है, चाइना और वियतनाम के मॉडल को फॉलो करता है, और अल्टीमेट सक्सेस डिपेंड करेगी कि क्यूबा के रिलेशंस यूएस और यूरोप के साथ कैसे रहते हैं। इंडिया और अदर इमर्जिंग इकोनॉमी सीख सकते हैं सही समय पर रिफॉर्म करना, क्राइसिस मैनेज करना, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनाना। बहुत ज़रूरी है इंस्टीट्यूशन बनाना। इस बात के लिए नोबेल प्राइज़ तक मिल चुका है। जहाँ पे इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं होते, जो इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं होते जो पीपल सेंट्रिक ना होके पीपल एनफोर्सिंग होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, और स्टोरी अभी भी है, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट या रिफॉर्म्स हैव स्टार्टेड इन क्यूबा, एंड इंडिया भी वहाँ से सीख सकता है। तो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू हैव लाइक द लेक्चर। अगर पसंद आया है आपको लेक्चर, तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी दुनिया भर के ग्लोबल पॉलिटिक्स कैसे शेप करता है। सो अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है, तो इकोनॉमिक्स का ऑप्शन आपके लिए ओपन है। बैच 24 तारीख से शुरू होने वाला है, लेट मत करो। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, हैव अ गुड डे। Study IQ IAS, making India smarter and better.